गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में क्लास 10 साइंस के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, वो सारे के सारे प्रैक्टिकल्स इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन इस क्लास को अटेंड करने के बाद तुम्हारे प्रैक्टिकल के सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए गए हैं उनके बारे में बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेबोरेटरी में कैसे प्रैक्टिकल करना है इसके बारे में एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। साथ ही साथ एग्जामिनर को कैसे आंसर करना है ये भी तुम समझ पाओगे। इसके साथ ही साथ थ्योरी वाले पार्ट में भी तुमको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहला हमारा जो प्रैक्टिकल है वो केमिस्ट्री का है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर से। तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि एसिड और बेस क्या होता है। एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में यानी वाटर में H+ आयन फर्निश करते हैं। बेसिस वो होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करके केवल सॉल्ट और वाटर ही बनाते हैं। या तुम बेस को ऐसे भी समझते हो जो OH- आयन देते हैं। तो हमारा पहला प्रैक्टिकल है फाइंडिंग द pH ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स। यहां पे सैंपल्स दिए गए बाय यूजिंग pH पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। pH पेपर क्या है? अपना लिटमस पेपर। जनरली लिटमस पेपर दो कलर में अवेलेबल होता है और हम जानते हैं कि लिटमस पेपर लाइकेन पौधे से बनाया जाता है। तो दो लिटमस पेपर का जो कलर होगा, एक रेड कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है। रेड कलर वाले लिटमस पेपर पे अगर तुम बेस डालोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, और ब्लू कलर वाले लिटमस पेपर पे अगर तुम एसिड डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो ये पहचानने का सिंपल सा तरीका है। अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल सॉल्यूशन को डालोगे तो इसका मतलब उसमें H+ आयन, OH- आयन दोनों इक्वल होता है, इसलिए कोई कलर का चेंज नहीं होता है। बस इतनी सिंपल सी चीज तुमको ध्यान में रखनी है। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए ऑब्वियसली जो सैंपल है वो हमारे पास तो होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, होल्डर होना चाहिए, राइट। और इसके बाद pH पेपर भी होना चाहिए और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होना चाहिए। तो यहां पर मेरे पास दो pH पेपर हैं, pH पेपर या लिटमस पेपर बोल सकते हो। तो ये एक ब्लू कलर का है। तो अगर ब्लू कलर पे मैं एसिड डालूंगा तो ये रेड कलर में चेंज होना चाहिए, और ये रेड कलर का है, अगर इस पे मैं बेस डालूंगा तो ये ब्लू कलर में बदलना चाहिए। इससे ये पता चल जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH कैसे निकालें। तो बहुत सिंपल है। तुम्हारे एग्जाम में तुमको एक स्ट्रिप दी जाएगी जिसपे कलर के सामने pH भी लिखा होगा। जैसे रेड कलर है तो उसका pH कितना होता है ये ऑलरेडी दिया गया होगा, तो इसमें कोई इश्यूज ही नहीं। सिंपल तुमको जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो लेना है और pH पेपर पे डाल देना है, ठीक है। और जो कलर आएगा उस स्ट्रिप से मैच कर देना है। देखो ये यहाँ पर स्ट्रिप मैंने पहले से बनाई है, यहाँ पे सारे कलर मैंने फिल नहीं किए हुए हैं। यहाँ पर रेड कर दिया, यहाँ पर ब्लू कर दिया हुआ है, राइट। तो इससे तुम ये समझ सकते हो कि इस तरह की स्ट्रिप पहले होगी, यहाँ पे अलग कलर, यहाँ पे अलग कलर, अलग कलर, इस तरह से अलग अलग कलर होगा। तो जो कलर तुम्हारा सॉल्यूशन को pH पेपर पे डालने पे आता है उसको यहाँ पे मैच कराओ। जब तुम मैच कराओगे तो तुमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये कलर पे 1 pH है, यहाँ पे 2 है, 3 है, ठीक है। अगर एसिड होगा तो एसिड का इस तरह से आएगा। एसिड का जो pH होता है इधर आता है, रेड वाले साइड में, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसकी pH कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ 7 पे न्यूट्रल होता है, और अगर इधर कलर भागेगा तो ये बेस होता है। तो ये अपना एसिड हो गया और ये हो गया बेस, और ये 7 पे आएगा तो इसका मतलब ये न्यूट्रल होगा, ठीक। तो चलो अब यहां पर हम देखते हैं। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसका मतलब ये HCl है, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो HCl हम बोलते हैं। इस पे अगर इसकी कुछ ड्रॉप्स तुम pH पेपर पे डालोगे, pH पेपर से मतलब जो लिटमस पेपर है उस पे डालोगे, तो ये ऑब्वियसली
अपना कलर चेंज करेगा, लेट्स से ये डार्क रेड में चेंज हो जाता है, राइट। तो रेड कलर का जो लिटमस पेपर है, जो स्ट्रिप दी गई वहां पे मैच कराओ। मान लो यहां पे मैच करता है, तो इसका मतलब जो HCl है उसका जो pH है वो हो गया, pH है उसका 0, ठीक है। तो 1 मोलर अगर HCl सॉल्यूशन है, राइट, तो उसका pH आता है 0। अब तुमको लिख देना है कि जो HCl है उसका pH है 0। तो यहां पे स्ट्रिप पे मैच कराओ। अभी एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा भी ताकि तुमको बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाए। डन। उसके बाद है डाइल्यूट NaOH। यहां देखने से ही लग रहा है कि ये बेस है, राइट। तो यहां पे जो pH पेपर मैंने लिया है या लिटमस पेपर लिया है, ये ब्लू लिया, राइट, तो हमको रेड मिला। और NaOH अगर मैं यहां पर रेड कलर के pH पेपर या लिटमस पेपर पे डालूंगा तो ऑब्वियसली ये ब्लू कलर का हो जाएगा। अब ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर हो गया, यहां पे मैच करोगे ब्लू इधर ही आएगा ऑब्वियसली, राइट ना। तो इसका मतलब तुम समझ जाओगे कि ये तो बेस ही है और बेस का pH जहां पे मैच करे वही तुमको लिख देना है। जैसे 1 मोलर NaOH अगर सोल्यूशन तुमको दिया जाता है, राइट, तो इसका pH जो होगा वो वैल्यू आती है 14। तो यहाँ पे 14, तो ये वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ का कलर जो रहेगा उस लिटमस पेपर को लाओगे तो यहाँ के कलर से मैच करेगा, तो उसकी वैल्यू हो गई 14, राइट। ऑलराइट, अब आता है हमारे पास डाइल्यूट एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये पहला अपना हो गया, ये दूसरा हो गया। अब हम तीसरा सॉल्यूशन लेते हैं। एथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड या विनेगर जिसको सिरका बोलते हो उसको, इसका फार्मूला होता है C2, इस तरह से फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। एसिड है तो हम कौन सा पेपर लेंगे, ब्लू वाला लेंगे। तो ब्लू वाला तुम लोगे तो ये रेड कलर में बदल जाएगा। लेकिन जो एथेनोइक एसिड है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा तो इसका मतलब बिल्कुल रेड कलर नहीं देगा, कुछ इस साइड में उसका कलर आएगा। तो जो भी कलर आता है तो बिल्कुल रेड तो नहीं आएगा, राइट, क्योंकि जो वीक होते हैं। अब वीक और स्ट्रॉन्ग कैसे पहचानते हो, देखो फार्मूले में अगर कार्बन तुमको दिखे तो वीक है, और वीक का कलर रेड बिल्कुल नहीं आता। और ये तुम जानते होगे एक होता है विब, ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ठीक है। तो जब तुम यहां पे pH पेपर पे एसिटिक एसिड के सोल्यूशन की कुछ बूंद डालोगे ब्लू वाले पे, तो तुमको बिल्कुल रेड नहीं दिखेगा, कुछ इस साइड दिखेगा, राइट, इस साइड दिखेगा। तो उस pH पेपर को यहाँ पे जाके मिलाओ। जब मिलाओगे तो तुम जहां पे कलर मिल जाएगा उसी को तुम लिख देना कि एसिटिक एसिड का pH ये है। आई होप ये बातें तुम समझ गए हो गए, ठीक है। तो इसका pH कुछ 6 के आसपास आएगा, यानी जो लिटमस पेपर है उसका कलर यहाँ के कलर से मैच करेगा। तो तुमने कर दिया, आसान। ऑलराइट, अब लेमन जूस का लेते हैं। लेमन जूस, नींबू रस, राइट ना। तो नींबू रस को अगर तुम डालोगे, लेमन जूस लो कुछ बूंदे और उस पर तुम ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे तो ऑब्वियसली ये रेड की तरफ, लेकिन बिल्कुल रेड तो नहीं आएगा, राइट। तो जो भी कलर आता है उस कलर को लिटमस पेपर को लो और जो स्ट्रिप दी गई वहां से मैच करो, तो तुम देखोगे ये यहां आसपास आएगा, यानी 2.2 इसका pH होता है, राइट। तो यहां पे आके मैच करेगा, यानी कुछ रेड और ऑरेंज के बीच का कुछ कॉम्बिनेशन होगा, राइट ना। ऑलराइट, अब आते हैं वाटर पे। अब वाटर तो न्यूट्रल होता है। अब इसको pH पेपर तो डालोगे तो कलर ही चेंज नहीं होगा। मान लो रेड कलर का लिटमस पेपर तुमने लिया तो नो कलर चेंज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि
अगर कोई कलर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। न्यूट्रल उसको बोलते हैं जिसमें H+ आयन OH- आयन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पे कलर ही चेंज नहीं होगा। अब आते हैं डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सोल्यूशन। तो ये 6 है, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, हाइड्रोजन H2CO3। अब देखो यहाँ पे कार्बन आ गया तो इसका मतलब वीक एसिड होगा। वीक एसिड होगा तो इधर नहीं, इधर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इधर वीक एसिड होता है। तो वीक एसिड होगा तो ऑब्वियसली जो है इसका जो pH होगा ये कुछ ज़्यादा ही होने वाला है, यानी कुछ इधर आएगा। तो मैं मानता हूँ कि लगभग 6 के आसपास, राइट। तो ये 6 लिख देता हूँ। अब जहाँ पे तुम्हारे लिटमस पेपर पे जो कलर मैच करेगा उसी के सामने जो pH लिखा है वही तुमको लिख देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुमने एक चीज़ ये भी समझ ली कि अगर वीक होगा तो कार्बन होगा, राइट। तो थोड़ा सा तुमको आसानी हो जाएगी समझने में। जैसे मैं HCl बोलूँगा तो इसका मतलब इसमें कार्बन तो नहीं है, H है और क्लोरीन है, कार्बन नहीं है, तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे H2SO4 लिया, इसमें भी C नहीं दिख रहा है, लेकिन H2CO3, C मतलब कार्बन। अब एथेनोइक एसिड आया गया, तो मतलब ये जनरली मैं बोल रहा हूँ, हाँ, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये हमने करके देख लिया। अब हमने pH पेपर करके देखा। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो कई डाइस को मिला के वो बनाया जाता है, और ये pH पेपर से थोड़ा बेहतर होता है। ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बताता है हमें pH की। तो ये बातें तुम समझ गए। अभी लेमन वाला हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने मिटा दिया। अब देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर लो और इसके जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ बूंदे डालो। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर में डाल, HCl लिया तुमने, HCl लिया, ये लिया तुमने HCl, और इस पे डाल दो यूनिवर्सल इंडिकेटर की कुछ बूंदे, राइट। यूनिवर्सल इंडिकेटर UI से मैं लिख दूं तो ऑब्वियसली कुछ ये रेड कलर की तरफ जाएगा। एसिड, ज्यादातर हमारे सिलेबस में ऐसी चीजें हैं जो रेड कलर की तरफ भागेंगी, राइट। तो रेड खतरे वाला चीज, खतरे वाला चीज क्या होगा, रेड होता है। तो रेड कलर की तरफ भागे अगर हमारा कलर, तो ये समझ जाना कि वो एसिड है, ठीक है। NaOH इंडिकेटर पे डालोगे तो ये pH कितना आता है ये मैं बता ही चुका हूं। तो NaOH है, इस पे यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे तो ऑब्वियसली ये ब्लू की तरफ भागेगा। मैं यहाँ पे ब्लू लिख दे रहा हूँ। तुमको कोई मुश्किल नहीं होगी कि ये स्ट्रिप दी गई होगी, जो कलर है वही मैच कराओ। जब मैच कराओगे, जिस कलर से मैच करेगा उसी के सामने pH ऑलरेडी लिखा होता है, तो तुमको सिंपली लिख देना है, कुछ ऐसे मुश्किल आएगी नहीं। इसी तरह से एथेनोइक एसिड है, यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH, राइट। ये एथेनोइक एसिड है जिसको विनेगर या एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ऑब्वियसली इस पे यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे तो ये भी यहाँ पे जो कलर आएगा उस कलर के यहाँ पे मैच करो, तो जो जहाँ पे मैच हो जाएगा वही pH यहाँ पे लिख देना है तुमको। इसी तरह से लेमन जूस का भी तुम कर सकते हो, वाटर का भी कर सकते हो। वाटर का यूनिवर्सल इंडिकेटर लाओगे, राइट, वाटर में उसको मिक्स करोगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये ग्रीन कलर इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था, लेकिन pH पेपर, लिटमस पेपर पे करोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। अभी वो हम करके देख भी लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो इस तरह से तुमने इसको समझ लिया, डन। अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी करके थोड़ा सा देख लेंगे ताकि बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। तो चलो इस वाले को भी कर लेते हैं। स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस HCl and NaOH on the basis of their reaction with litmus solution blue और red। तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब दूसरा वाला हम प्रैक्टिकल समझने वाले। लिटमस सोल्यूशन का मतलब जो पेपर बनता है ना वो लिटमस सोल्यूशन से ही बनता है। लिटमस सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होगा, राइट, लेकिन रहता उसमें लिटमस ही है। तो अब लिटमस सोल्यूशन हमने ब्लू और रेड कलर का लिया, इस पे अगर HCl मिलाएंगे तो देखो HCl है। अब अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे HCl मिलाएंगे तो ऑब्वियसली ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा, राइट। अच्छा,
और अगर HCl को हम रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो क्या होगा, रेड ही रहेगा, राइट, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, रेड रेड लिया है तो रेड ही रहेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा पहला लिटमस पेपर। अब NaOH पे देखते हैं। NaOH पे अगर तुम लेते हो ब्लू लिटमस पेपर तो ये ब्लू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन NaOH सॉल्यूशन को तुम रेड पे अगर मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। समझ में आया, राइट। एसिड को अगर तुम ब्लू लिटमस पेपर पे डालोगे रेड पे कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन रेड पे ही डालोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, नहीं, जो लिटमस पेपर रहेगा उसका कलर वैसा ही रहेगा। बस यही बात समझनी थी, ठीक है। जिंक मेटल है, ये भाई हमने जिंक ले लिया, मेटल ले लिया, इस पे HCl की रिएक्शन कराओगे तो क्या रिएक्शन होगी बताओ मुझे। ऑब्वियसली जिस टेस्ट ट्यूब में HCl लिया है और तुम उसमें जिंक डाल रहे हो, तो हम जानते हैं कि कोई भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है, राइट। जनरली जो ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकाल दो, सिंपल। देखो ZnCl2 बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बने, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बननी चाहिए। यानी किसी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो सॉल्ट बनता है और हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जिस टेस्ट ट्यूब में तुम करा रहे होगे वहां पे हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, ठीक है, ओके। तो ये वाला हो गया। अब यहां पे रिएक्शन बैलेंस भी तुम चाहो तो कर ही सकते हो, चलो बैलेंस भी हमने कर दिया, डन। अब आते हैं इस पे बात करते हैं, यहां पे सॉलिड मेटल कार्बोनेट की बात करते हैं। सॉलिड मेटल कार्बोनेट पे HCl की रिएक्शन का क्या होगी, मेटल सॉलिड मेटल कार्बोनेट, यानी सोडियम Na2CO3, इस पे अगर हम रिएक्शन करा देते हैं HCl का तो क्या बनेगा ये हमको देखना है। तो देखो एसिड होता, ये बेस होता तो सॉल्ट और वाटर बनता, लेकिन अब सॉल्ट और वाटर नहीं बनेगा। अभी शुरू में मैंने बताया था एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगी तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनते हैं। अगर एसिड और सॉल्ट की रिएक्शन हो रही है तो इसका मतलब सॉल्ट और वाटर के अलावा तीसरा प्रोडक्ट भी बनना चाहिए। बस इतना सा अगर तुम समझते हो तो यहां पे एक तो NaCl बन जाएगा, नमक। अब रिएक्शन को मैं सारी रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर, तो एक NaCl बन गया और ऑब्वियसली यहां पे सॉल्ट बन गया और वाटर बना दिया हमने, राइट। तो सॉल्ट और वाटर बना दिया, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने बना दी, राइट। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर लाइम वाटर से पास करोगे तो मिल्की हो जाता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करोगे तो मिल्की हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप तुम समझ गए इस प्रैक्टिकल को बेहतर ढंग से कि किस तरह से क्या कैसे करना है और तुमको एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग भी आ गई होगी। अब हम बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे कलर का चेंज होता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा लेमन चाहिए होगा, राइट। तो लेमन मैं ले लेता हूं, यहां पर मेरे पास मौजूद है और ये है मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब, राइट। तो इस टेस्ट ट्यूब को मैं यहां पे इस होल्डर में ऐसे ये कर दिया, डन। अब ये लेमन है मेरे पास, राइट। इस लेमन का कुछ जूस मैं इस टेस्ट ट्यूब में डाल देता हूं, ठीक है, दिख रहा है, डाल दिया मैंने। डालने के बाद अब मुझे लेना है, लेमन क्या है, एक एसिड है, तो ब्लू लिटमस पेपर लेना है मुझे। तो ब्लू लिटमस पेपर ले लेते हैं, है कि नहीं। ये बच्चों देखो, ये है ब्लू लिटमस पेपर, करेक्ट। अब इस ब्लू लिटमस पेपर पे मैं इस लेमन जूस को डालता हूं। इसको कन्वर्ट किस में होना चाहिए, ऑब्वियसली रेड के कलर की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल रेड ना हो तो रेड से थोड़ा सा कम कलर वाला होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए।
तो ये करके देख रहे हैं, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, ठीक है। देखो ये कुछ ऑरेंज कलर का आ रहा है, राइट ना, तो कोई इश्यूज नहीं, ऑरेंज कलर का आ रहा है, राइट। ये देखो विब जियोन, ऑरेंज रेड ऑरेंज, यानी रेड से पहले है, तो इसका मतलब इसका पीएच कुछ होना चाहिए 2 के आसपास ना। तो ये देखो कलर चेंज हो गया, ऊपर देखो स्ट्रिप पे ब्लू है और ये कलर चेंज हो गया, राइट। तो इस तरह से तुमको देखना है, और ये तुमने इस कलर को देख लिया, अब जो स्ट्रिप दी गई है वहां पे ऐसे मैच करो, जिस कलर से मैच किया उसके सामने जो पीएच लिखा है वही पीएच तुम्हारा उस सोल्यूशन का पीएच होगा। अब तुम इसी तरह से लिटमस पेपर लेके घर पे प्रैक्टिकल करोगे ना, वाटर डालोगे अगर, तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं। आई होप ये प्रैक्टिकल तुम बहुत बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। तो चलो अब हम दूसरा प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये है हमारा दूसरा प्रैक्टिकल, ये भी केमिस्ट्री का है। इस प्रैक्टिकल में परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शन एंड क्लासीफाई देम इनटू, यहां पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उनको पढ़ना है, उसके बाद रिएक्शन कराना और बताना है कि वो कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो बहुत सिंपल है, उसके लिए ज़रूरी है कि फेरस सल्फेट बोला जाए तो हमको ये पता हो कि फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या है। डिटेल में वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स और रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके बारे में शॉर्ट में मैं बताता चलूँगा, फटाफट देखते जाओ ताकि तुम इस प्रैक्टिकल को भी आसानी से कर सको। तो पहला है एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम। क्विकलाइम हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, इसको बोलते हैं क्विकलाइम, या हम बोलते हैं इसको बगैर बुझा हुआ चूना। इस पे अगर वाटर की रिएक्शन तुम कराओगे तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं हम स्लेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना। जिस बर्तन में रिएक्शन कराओगे तो तुम देखो बर्तन गर्म हो जाएगा, यानी वहां पे हीट निकल रही है, तो ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, ठीक है। अब अगर कई रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, एक प्रोडक्ट यहां पे देखो बन रहा है, तो ये रिएक्शन हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो इसको हम लिखेंगे कि ये जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो बस मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लो, टेस्ट ट्यूब में पानी डालो, तुम देखोगे टेस्ट ट्यूब गर्म होगी और इस तरह का सोल्यूशन वहां पे मिलेगा, यानी स्लेग लाइम मिलेगा, ठीक है। स्लेग लाइम में थोड़ी देर तक ऐसे सांस बाहर निकाल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते रहो, इसमें ऐसे फूंकते रहो, धीरे धीरे ये क्या होगा, ये मिल्की हो जाएगा। तो इससे तुमको ये पता चल जाएगा कि ये जो है ये स्लेग्ड लाइम है, ठीक है। डन। तो ये तुम समझ गए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमको बताना था कि कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दूसरा, एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो फेरस पहला हो गया ये, दूसरा देखते हैं। फेरस सल्फेट को हम लिखेंगे FeSO4 से। हीट हम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये कौन सी रिएक्शन हुई? इंडोथर्मिक हुई। जिसमें हम हीट देते हैं उसको हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। हीट दे रहे हैं, उसके बाद ये टूट जाएगा फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये टूट जाता है। एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट में टूट जाता है तो ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोज हो जा रहा है, टूट जा रहा है। यहां पे सिंगल रिएक्टेंट तुमको देखना है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन तुम लिखोगे? यहां पे देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन
रिएक्शन, लिख दिया, बस हो गया आंसर, राइट। फेरस सल्फेट होगा, उसको टेस्ट ट्यूब में लोगे, गर्म करना शुरू करोगे तो तुमको फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक है, आयरन नेल है तो आयरन को तो हम लिखते हैं Fe से, ये है आयरन को, यानी एक मेटल को, ये मेटल ही है, नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मिला था। ठीक है, तो यहां पर बन जाता है फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है ये ब्लू कलर का होता है। जब तुम इसमें आयरन मिलाओगे ना तो ब्लू कलर डिसअपीयर हो जाएगा। ये तुम टेस्ट ट्यूब में देखते रहना, तुम ऑब्जर्व करोगे कि ब्लू कलर गायब होते होते कुछ ग्रीन कलर का ये हो जाता है, सॉल्यूशन ब्लू से ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि फेरस सल्फेट में फॉर्मेशन हो। अब तुमको ये देखना है रिएक्शन का टाइप क्या है, क्या रिएक्शन है। तो देखो, इस आयरन ने कॉपर के सल्फेट वाले पार्ट को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर से डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन कॉपर ने इसमें कोई पार्ट है ही नहीं, तो इसको डिस्प्लेस ने सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको सिंपली तुम लिखते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। विस्थापन की अभिक्रिया बोल सकते हो। ये कब कैसे पहचानते हो, जब इसका एक रिएक्टेंट का कुछ पार्ट दूसरा रिएक्टेंट ले लेता है, लेकिन पहला वाला दूसरे को कुछ एक्सचेंज नहीं होता है। आयरन ने सल्फेट को ले लिया लेकिन आयरन ने कॉपर को कुछ नहीं लिया, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पे देखते हैं, इसको मिटा दूं। अब इस रिएक्शन को देखो, सोडियम सल्फेट लिख लो, सोडियम सल्फेट। फार्मूला कैसे लिखना है इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, देख सकते हो वहां पे। बेरियम क्लोराइड ये हुआ, ठीक। रिएक्शन कराओगे तो इसमें बनेगा बेरियम सल्फेट। ये डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कैसे, क्योंकि बेरियम ने सोडियम सल्फेट के सल्फेट वाले पार्ट को ले लिया। अब देखो, ये जो सोडियम है ये क्लोरीन वाले पार्ट को एक्सचेंज हुआ, यानी इसका पार्ट इससे जुड़ गया, इसका पार्ट इससे जुड़ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये रिएक्शन कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी, ये वाली रिएक्शन। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। ये होता है पीपीटी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। बेरियम सल्फेट जो होता है ये जाके उस सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। मैंने डिटेल में थियोरी की क्लास में तुमको समझाया है कि कौन कौन से सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं। शॉर्ट में मैं बना देता हूं, जैसे बेरियम होता है, एल्युमिनियम होता है, राइट, और लेड होता है, तो ये सब प्रेसिपिटेट बनाते हैं। एनीवेज, तो यहां पे हमको तो इतना ही आंसर देना था कि कौन सा रिएक्शन है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि बेरियम ने इसके पार्ट को लिया और सोडियम ने इसके पार्ट को ले लिया, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ठीक है। आई होप तुम समझ गए होगे। हमारा प्रैक्टिकल नंबर 3 है ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स ऑन द फॉलोइंग सॉल्ट सोल्यूशन। ये सॉल्ट सोल्यूशन है, इस पे अगर जिंक हम डालें, आयरन डालें, कॉपर डालें, एल्युमिनियम डालें तो क्या रिएक्शन होगी, ये हमको प्रैक्टिकल करना है। तो बहुत सिंपल है, ये सोल्यूशन तुमको दिए गए होंगे, ये भी दिया गया होगा, डालकर चेक करना और अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करना है। तो चलो अभी इसको समझते हैं कैसे करना। इसको करने के लिए तुमको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का अच्छे से सेंस होना चाहिए। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में मैंने तुमको कई बार बताया है। जो ऊपर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू उन मेटल के जो उनके नीचे होते हैं। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज यहां पर हम लिख लेते हैं ताकि तुमको कोई कंफ्यूजन ना हो। याद करने का तरीका भी तुम जानते होगे, केदार, Na नाथ, Ca
Mg माली, Al आलू, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड पकाता है, उसके बाद है कॉपर, मरकरी, ऐसे ये सीरीज चलती जाती है। ऊपर जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। इनसे कोई कंपाउंड एक बार बंध जाएगा तो नीचे वाले कंपाउंड अगर मेटल आएंगे तो उस कंपाउंड को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। कैसे, अभी और बेहतर ढंग से समझ पाओगे। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ये मेटल नहीं है, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज किया गया है, जिसको तुम क्लास 12 में डिटेल में समझोगे। इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल वगैरह के नाम से। फिलहाल ये मेटल नहीं है और बाकी सारे के सारे सीरीज में इसको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो चलो पहले हम जिंक सल्फेट पे रिएक्शन कराते हैं। तो पहले जिंक की रिएक्शन कराओगे तो इसका मतलब ये रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि जिंक यहां जिंक है तो रिएक्शन ही नहीं होगी, राइट ना, सो सिंपल। अब जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ये वाला लेते हैं और उस पर आयरन मिलाते हैं। हमको सोचना है क्या ये रिएक्शन होगी भी कि नहीं। तो जिंक यहाँ पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे है और आयरन यहाँ पे है, राइट। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको ये छोड़ेगा ही नहीं सल्फेट को, राइट। तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो बस ऐसे ही सिंपल आंसर करना है, ठीक है। अब जिंक सल्फेट दोबारा से लो, इस पे रिएक्शन अगर कॉपर की करा देते हो तो क्या रिएक्शन होगी? ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि जिंक ऊपर है, ज्यादा रिएक्टिव है, सल्फेट को छोड़ेगा ही नहीं, तो कॉपर सल्फेट को खींच ही नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी। अब आओ एल्युमिनियम का देखते हैं। जिंक पे हम रिएक्शन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन पे एल्युमिनियम की रिएक्शन कराते हैं, तो क्या ये रिएक्शन होगी? देखो एल्युमिनियम ऊपर है तो एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक सल्फेट के सल्फेट को खींच लेगा और ये रिएक्शन हो जाएगी। तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम सल्फेट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान भी देना है, Al2SO4 एल्युमिनियम सल्फेट को बोलते हैं, और जिंक अलग हो जाएगा, यानी फॉर्मेशन हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट का। डन, बहुत सिंपल। तो जितने मेटल थे हमने जिंक सल्फेट पे रिएक्शन करा के देख लिए। अब आओ फेरस सल्फेट पे देखते हैं। फेरस सल्फेट पे अगर जिंक मिलाओगे क्या रिएक्शन होगी? तुमको ये देखना है। फेरस सल्फेट पे जिंक मिलाओगे, जिंक ऊपर है तो ऑब्वियसली रिएक्शन हो जाएगी, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और आयरन बन जाएगा। इस रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में तुमको अगर अच्छे से पता है तो कोई इश्यूज नहीं, फटाफट तुम कर सकते हो, राइट ना। ऑलराइट, तो फेरस सल्फेट अब फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इस पे हम जिंक की रिएक्शन करा देते हैं। ये तो हो चुका ऑलरेडी, राइट। अब हम आयरन लेते हैं। फेरस सल्फेट यहाँ पे लिख लेते हैं, फेरस सल्फेट यहाँ पे लिख लेते हैं, फेरस सल्फेट यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट। और इस पे जिंक का तो हो गया, आयरन की रिएक्शन कराएंगे, कॉपर की रिएक्शन कराएंगे, एल्युमिनियम की रिएक्शन कराएंगे। अब फटाफट तुम बताना, क्योंकि अब तो इजी हो गया। तो आयरन आयरन है तो नो रिएक्शन, फेरस सल्फेट यहाँ पे है और कॉपर इसके नीचे है तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी। एल्युमिनियम कहाँ पे है? यहाँ पे है, फेरस सल्फेट यहाँ, तो एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी और इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी और आयरन यानी एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसी तरह से बाकी के भी हम चेक कर सकते हैं, राइट। इसको मिला दूं, ऑलराइट। तो कॉपर सल्फेट अब ले लो फटाफट। कॉपर सल्फेट यहाँ पे लिया, कॉपर सल्फेट यहाँ पे लिया, फिर से कॉपर सल्फेट यहाँ पे लिया, कॉपर सल्फेट यहाँ पे लिया, कॉपर सल्फेट यहाँ लिया, क्योंकि 4 मेटल हमको मिलाना ना बच्चों। तो जिंक, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम। रिएक्शन होगी नहीं होगी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से ही तुमको पता चल जाएगा। देखो कॉपर नीचे है और जिंक ऊपर है तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन हो जाएगी। तो जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ पे निकल जाता है। अब कॉपर और आयरन देखो, कॉपर यहाँ पे है, आयरन ऊपर है तो रिएक्शन हो जाएगी, ये फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर यहाँ पे अलग हो जाएगा। कॉपर कॉपर ही है, कोई रिएक्शन नहीं होगी। कॉपर सल्फेट एल्युमिनियम की रिएक्शन तो ऑब्वियसली
एल्युमिनियम ऊपर है तो सल्फेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा और एल्युमिनियम सल्फेट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, और ये कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये कॉपर के बारे में समझ लिया। अब इसी तरह से यहाँ पे इसको भी फटाफट से हम लिख लेते हैं 4, राइट। Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस और उसके बाद Al2SO4 थ्राइस, राइट। इस पे रिएक्शन जिंक की हम करा के देखेंगे, इस पे रिएक्शन हम आयरन की करा के देखेंगे, इस पे रिएक्शन कॉपर की और इस पे रिएक्शन हम एल्युमिनियम की करा के देखेंगे। अब तुम खुद से समझ गए होगे कि किस तरह से क्या रिएक्शन होने वाली है। एल्युमिनियम ऊपर है, जिंक नीचे है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि जिंक कम रिएक्टिव है। एल्युमिनियम यहाँ पे है और आयरन नीचे है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। एल्युमिनियम यहाँ पे है, कॉपर नीचे है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। और यहाँ पे एल्युमिनियम यहाँ पे, एल्युमिनियम यहाँ पे है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, राइट। हाँ, ऑब्वियसली कोई रिएक्शन, तो इसमें कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। तो कितना सिंपल है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज को अगर तुम समझ गए तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को तुम आंसर कर सकते हो, है ना। एक बार ध्यान से देख लो, तुमको समझ में आ जाएगी बातें। ऑलराइट, तो इस वाले प्रैक्टिकल में थोड़ा सा और है, वो ये कि इनको रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो बहुत आसानी से हम अरेंज कर सकते हैं इस लिस्ट को देख के, राइट। तो इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो जिंक, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, राइट। तो जिंक, एल्युमिनियम सबसे ऊपर है यहाँ पे, राइट। तो एल्युमिनियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। एल्युमिनियम के बाद आता है जिंक, तो जिंक उससे कम रिएक्टिव है। जिंक, आयरन आता है तो आयरन उससे कम रिएक्टिव है। और कॉपर आता है सबसे नीचे, तो कॉपर सबसे कम रिएक्टिव है। तो ये हम रिएक्टिविटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर दिया और इस तरह से ये हमारा प्रैक्टिकल हो जाता है। तो सॉल्यूशन तुमको ऑलरेडी लैब में दिए गए होंगे। इन मेटल को मिलाना है और अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करना है। अगर ये मेटल को मिला के तुमको इस तरह का, वो तो पता ही चल जाएगा रिएक्शन नहीं हो रहा, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज अगर दिमाग में है तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है। तो चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नंबर 4 ये है फिजिक्स से और प्रैक्टिकल नंबर 5 ये भी है फिजिक्स से। तो दोनों प्रैक्टिकल को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बोला जाए स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से दिखाते हैं, राइट, और इसको मेजर करते हैं हम वोल्ट में। अक्रॉस अ रेजिस्टर, रेजिस्टर को हम R से दिखाते हैं, करेक्ट। ऑन द करंट I, करंट को हम I से दिखाते हैं। पासिंग थ्रू इट एंड डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस। एक हम रेजिस्टेंस लेंगे और उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है ओम में हम उसको बताएंगे, करेक्ट। ऑल्सो प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो ये हमारा टास्क है, ठीक है। तो तुमको ओम्स लॉ जरूर पता होगा, V = I × R। ओम्स लॉ बोलता है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस तुम बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगी, राइट। और जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है वो हटाते हो तो हमारे पास फाइनली एक एक्सप्रेशन बन के आती है V = I × R, राइट। यहां पे R रेजिस्टेंस है, I करंट है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल का करने के लिए हमारे पास एक अमीटर तो होना एटलीस्ट होना जरूरी है, राइट। और वोल्ट मीटर भी होना जरूरी है जिससे हम वोल्टेज नाप सकें। वोल्ट मीटर नहीं है तो मैं तुमको एक सिंपल सा मेथड बताता हूं। बैटरी लोगे तो उस पर वोल्ट लिखा होता है। अब हम ये मान के चलेंगे कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जितनी बैटरी, मान लो 1.5 वोल्ट की मैं बैटरी लेता हूँ, 3 बैटरी लूंगा, उसको तीनों को जोड़ दूंगा तो हमारे पास 4.5 वोल्ट मिल जाएगा, राइट। तो एक एमीटर हम लेंगे और जो वोल्टेज है उसको बैटरी पे 1.5 वोल्ट ऐसा लिखा, उसको ऐड कर देंगे, ठीक। लेकिन लेबोरेटरी में वोल्ट मीटर भी होता है, अमीटर भी होता है और रियोस्टैट भी होता है। रियोस्टैट ऐसी डिवाइस है
जिसका रेजिस्टेंस भी तुम चेंज कर सकते हो। तो तुम्हारा टीचर जब लेबोरेटरी में कराएगा डिटेल में समझाएगा। मैं थ्योरेटिकल पार्ट जो है मेन वो समझा देता हूँ ताकि तुम प्रैक्टिकल को अच्छे ढंग से कर पाओ। ठीक है, तो भाई देखो, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक रेजिस्टेंस फाइंड करना। यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा देते हैं। तो रेजिस्टर को हमने U लगा दिया, राइट, इस तरह से लगा दिया। अब जो अमीटर होता है, इस अमीटर को हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं, राइट। तो ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं अमीटर लगा देता हूं इस तरह से, इसको A से मैं दिखा रहा हूं, राइट। और यहाँ वोल्ट मीटर को कहाँ लगाओगे, ऑब्वियसली यहाँ पे इस तरह से तुम लगा दो। वोल्ट मीटर को V से मैं दिखा देता हूं और ये हमेशा पैरेलल में लगता है। इस तरह से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक बैटरी मैं लगाता हूं, ठीक। बैटरी का ये सिरा पॉजिटिव होगा और ये हम नेगेटिव से दिखाते हैं। और ये बैटरी हमारी, हम जानते हैं हम बैटरी यूज कर रहे हैं तो हमको पता ही है कि 1.5 वोल्ट की बैटरी है। तो 1.5 वोल्ट की बैटरी हमने यूज कर दी। इसको ऐसे यूज करते हैं। अब तो डिजिटल अमीटर और वोल्ट मीटर आते हैं, तो सुई हुई देखने की जरूरत नहीं है। उसमें जैसे घड़ी होती है डिजिटल, उसमें नंबर में लिख के आता है, तो आसानी से हम वहाँ मेजर कर सकते हैं, राइट। और एक्यूरेट भी होता है डिजिटल जो अमीटर होता है, ठीक है। तो अमीटर मैंने यहाँ पे लगा दिया। चार्ट यहाँ पे बना लो ताकि कोई समस्या ना हो। तो फटाफट से चार्ट बना लेते हैं, ये इस तरह से यू। अब देखो, जितनी ज़्यादा तुम रीडिंग लेते हो और उसका एवरेज निकालते हो, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ जो प्रैक्टिकल्स हैं उसको ज़्यादा तुम बढ़ा दोगे, एवरेज निकालोगे, ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती है। कि क्लास 11 में तुम सीखोगे एरर के बारे में जब पढ़ोगे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रखो, मैं यहाँ पे 3 ही रखूँगा, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगी उसको तुम क्या करोगे, उसका एवरेज निकाल लोगे, और एवरेज निकालने में जो वैल्यू आती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। एनीवेज, तो यहाँ पे V लिख दो, यहाँ पे I लिख दो, यहाँ पे R लिख देता हूँ, ठीक है। तो R यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो V/I होगा कि नहीं होगा बच्चों। R यहीं पे रखो, V यानी R बराबर V/I भी तुम लिख सकते हो, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या किया है कि हमने 1.5 वोल्ट की एक बैटरी लगा दी यहाँ पे। तो हमको वोल्टेज तो पता ही है, तो 1.5 वोल्ट हमने यहाँ पे लिख लिया अपने इसमें, राइट। ये मान लो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। तो अब तुम यहाँ पे करंट कहाँ से देखोगे, अमीटर में देखोगे। किस में देखोगे, अमीटर में। अमीटर में करंट जैसे ही तुमने की, यहाँ तो मैंने बनाई नहीं, चलो की भी बना देता हूँ, यूं इस तरह से। अब ये सर्किट पूरी होनी चाहिए, करंट फ्लो होनी। 1.5 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई। अमीटर में तुम देखोगे कुछ करंट तुमको दिखेगा, राइट। फॉर एग्जांपल वो करंट दिखता है 0.1 एम्पियर की, 0.1 एम्पियर, ठीक है। डिजिटल होगा तो बड़ा आसान होता है, नहीं तो इसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, बहुत ध्यान से देखना होता है। तो 0.1 एम्पियर की करंट यहाँ पे हमको दिखती है, हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अभी आर वार हम कुछ नहीं निकाल, यहाँ पे वोल्ट मीटर हमने लगा दिया है, तो वोल्टेज यहाँ पे हम मेजर कर सकते हैं। नहीं भी लगाते हैं तो कोई इश्यूज नहीं, राइट। लेकिन करके देख लेना सब कुछ, रियोस्टैट भी लगा लेना, वोल्ट मीटर भी लगा देना, अमीटर भी लगा देना। तो सब कुछ ये जो कैलकुलेशन में बाद में करने वाला हूँ, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो रीडिंग आएगी उसी को फटाफट लिखते जाओ, करेक्ट। तो चलो, अब ये हो गया। अब मैंने क्या किया, बैटरी और बढ़ा दी। 1.5 वोल्ट था, तो 1.5 वोल्ट के बाद एक 1.5 वोल्ट की बैटरी और बढ़ा दी। जब और बढ़ा दी तो अब मैं यहाँ पे रीडिंग देखूंगा, तो बैटरी अभी हो गई अपनी कितनी, टोटल 3 वोल्ट की, राइट, ठीक है। तो इसमें तुम करंट देखोगे तो हमारे केस में मान लो 0.2 एम्पियर आती है। यहाँ पे रीडिंग तुमको दिखेगी, सुई से पता कर सकते हो, डिजिटल में तो लिख के आ जाएगा। इसी तरह से एक बैटरी तुम अगर और लगा देते हो, यू
एक बैटरी और लगा दी, तो अब टोटल बैटरी हमारे पास हो गई 4.5 वोल्ट की, राइट। 1.5 में 1.3 हो गया, अब यहाँ पे करोगे 1.5 वोल्ट और जोड़ दिया तो टोटल हो गई 4.5 वोल्ट की बैटरी, और हमको करंट मान लो एम्पियर मिलती है, ठीक है। अब ये फार्मूले से V = IR से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो चलो निकालते हैं। तो 1.5 है और 0.1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना हुआ 15 ओम, राइट। तो हमारा जो ये रजिस्टर है 15 ओम का है, कितने ओम का, 15 ओम का है। यहां पे देखते हैं, 3.0 है और ये 0.2 है, तो ये डिसिमल पॉइंट हटा सकते हैं, कितना आया 15 ओम, तो यहाँ पे 15 ओम का हमको मिल गया, ठीक है भाई। अब इस पे आते हैं, V ऊपर रखेंगे 4.5 और यह 0.3, ये कैंसिल किया, कितना हुआ 15 ओम, राइट। लेकिन जब तुम प्रैक्टिकल करोगे ना तो थोड़ा सा इधर उधर डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एग्जैक्ट 15 ओम नहीं आएगा, 15 ओम नहीं आएगा, या जो रेजिस्टर की वैल्यू है नहीं आएगी, तो उसमें तुम क्या करोगे, इन सब को ऐड कर लेना, ऐड करके एवरेज निकाल लेना, तो वो वैल्यू तुम फाइनली बताओगे, डन। तो ये हमने यहां पर कर लिया। तो यहां पे हमने जो रेजिस्टर यहां पे लगाया है उसकी भी वैल्यू या इस तरह से प्रैक्टिकल करके हमने फाइंड कर ली, और यही हमको बोला गया है डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ऑल्सो प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन V एंड I, तो हमको ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो चलो ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। ये है और यहाँ पे V वाला कर दिया, ये एक्स एक्सिस पे हम V को ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिस्ट से हमने करंट लिया, राइट, तो करंट को हम एम्पियर में दिखाएंगे ऑब्वियसली, राइट, I एम्पियर, राइट। यहाँ पे वोल्टेज को ले लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ले लेते हैं, तो यहाँ पे V बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको कुछ स्केल माननी पड़ेगी। मान लो कि मैं इस तरह से मानता हूँ 0.1 एम्पियर यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे, 0.2 एम्पियर यहाँ पे, 0.3 एम्पियर यहाँ पे, 0.4 एम्पियर यहाँ पे, 0.5 एम्पियर यहाँ पे, इस तरह से कर लिया। 0 बढ़ा दोगे तो ये डिसिमल पॉइंट थोड़ा दिखने लगता है ठीक ढंग से। तो करंट को हमने एक्स एक्सिस पे दिखा दिया और करंट एम्पियर में है, ये वोल्ट में है वोल्टेज, राइट, करेक्ट। अब इसी तरह से यहाँ पे आओ देखते हैं वोल्टेज को, अगर मैं 1.55 करके लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो कर लेते हैं 1.5 यहाँ पे लिख लो। इक्वल डिस्टेंस पे तुमको बनाना है, उसके बाद इसकी इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे लो। एक्स और वाई एक्सिस पे अलग अलग स्केल मान सकते हो, कोई इश्यूज नहीं, राइट। तो 3 पॉइंट ये और इसके बाद 4.5 हमने यहाँ पर कर दिया। अब ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान है। हमको जहाँ पे 1.5 है, 1 पॉइंट यहाँ पे देखो 1.5 पे 0.1 है, तो ग्राफ अगर तुम बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनाते हो, राइट। ये सब तो जानते ही होगे मैथमेटिक्स से। ये हमने क्रॉस यहाँ पे बना दिया, तो ये एग्जैक्टली आ गया। अब यहाँ पे लेके जाओगे और इधर इस तरह से करोगे, राइट, और यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे आएगा, क्रॉस करके ऐसे कर लिया, राइट, कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे 4.5 पे 3.3 है, राइट, तो इसी तरह से यहाँ पे बनाओगे तो तुम यूं कुछ आएगा। इस ग्राफ को यहाँ पे इस तरह से मिला दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन तुमको इस तरह से मिलेगी। इससे क्या पता चल रहा है कि वोल्टेज अगर इतना है तो करंट इतना है, अगर वोल्टेज हमने बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गई, यानी V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये लाइन क्या बता रही है, ये लाइन रेजिस्टेंस को बता रही है। अगर ग्राफ को तुम सॉल्व करना जानते हो तो इसका मतलब R क्या आ रहा है, R को कब निकालोगे, V/I करके निकालोगे, राइट।
और ये करके हमने निकाला है सब जगह 15। तो ये देखो अगर स्लोप एक ही जैसे कहीं पर भी देखो स्लोप एक ही है, एंगल एक ही बन रहा है, राइट। तो एंगल एक ही है, इसका मतलब इसका जो v अपान आर की वैल्यू, v अपान आई की वैल्यू होगी, यानी r जो आएगा वो कांस्टेंट है। और इस केस में हमने जब प्रैक्टिकल किया था तो एक ही रेजिस्टर लगा दिया था, रेजिस्टर लगा दिया तो उसका जो रेजिस्टर का जो वैल्यू होगा वो तो कांस्टेंट होगा, इसी वजह से यहाँ पे कांस्टेंट हमको दिख रहा है। तो कोई कांस्टेंट ग्राफ अगर दिखेगा यानी प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्ट, जैसे वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, तो ग्राफ तुमको हमेशा इसी तरह से मिलता है। तो चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सिंपली हम उसको ऐड कर देते हैं। रेजिस्टर को अगर सीरीज में तुम कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला बनता है वो इस तरह से बनता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से हम करते हैं। तो मान लो एक रेजिस्टर हमने लिया है 1 ओम का, एक लिया है 2 ओम का, एक लिया है 1 ओम का, इस तरह से रेजिस्टर हमने लिया है, ठीक है। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर R बराबर 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आया, 2 1 3 1 4, कितना 4 ओम आया, राइट। 1 ओम ये है, 2 ओम ये है, 1 ओम ये है, तो हमको 4 ओम मिला। देखो यहाँ समझने की बात ये है कि जितने रेजिस्टर तुम लोगे अगर उसको सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो हमेशा इंडिविजुअल जो वैल्यूज हैं उनसे ज़्यादा ही आएगी। 1 ओम 2 ओम 1 ओम, और ये वैल्यू कितनी 4, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है अगर रेजिस्टेंस को तुम सीरीज में कनेक्ट करते हो। अब आओ पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल का फार्मूला मैंने सिखाया, इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स। ये तो सीरीज की बात हो गई, राइट। सीरीज में तुमने कनेक्ट किया, सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हो, देखो यू कनेक्ट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से तुम कनेक्ट कर रहे हो, करेक्ट ना। और इसके बाद यहाँ पे मान लो तुमने बैटरी लगा दी, ठीक, ये इस तरह से तुमने कनेक्ट कर दिया, डन। तो ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले सीख लेते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे। यू ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, राइट। यू ये है कनेक्ट करने का तरीका पैरेलल, और इसको हमने बैटरी से इस तरह से जोड़ दिया। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बच्चों इसको बोलते हैं। अब इसमें रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला हम लगाएंगे तो ये होगा R1 R2 प्लस R3, राइट। तो मान लो सेम है, यहाँ पे जैसे 1 था और 2 ओम था, राइट, और 1 ओम था, इस तरह से, इसी तरह से यहाँ पर भी रख लो 1 ओम 2 ओम और 1 ओम, ठीक है। अब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब हमने पैरेलल में जोड़ा है तो उसका निकालना है। तो फार्मूला हमको ये पता ही है, यहाँ पे रखो 1, R1 की जगह 1, और यहाँ पे 1/2 और ये 1/1। एलसीएम निकालना जानते ही होंगे, 2 है 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 2 2 4 यानी 5/2 हो गया। ये 1/r की वैल्यू आई, हमको निकालना है r की वैल्यू, तो उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर और 5 नीचे हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का मेथड मैंने बताया हुआ है कि कैसे करना है, इस तरह से। चलो, तो यहाँ पे दशमलव बढ़ाओगे, 0 बढ़ा दोगे, 5 और 20 कितना 0.4 ओम। तो तुम देख रहे होगे इंडिविजुअल जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू जो है उससे भी कम रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है अगर तुम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो। तो सीरीज में करोगे तो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की जो वैल्यू है उससे हमेशा ज़्यादा आता है,
और पैरेलल में कनेक्ट कर देते हो तो जितने तुमने रेजिस्टर्स लिए हैं उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज जो है उस, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्ट करना सीख गए कि कैसे ये इस तरह से कनेक्ट करना है, और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करना है ये कर लिया तुमने। उसके बाद वोल्टेज तुमको पता होगा, अमीटर लगा दो, करंट तुमको पता हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, फार्मूला जो है V इज इक्वल टू I इंटू R, वो लगा देना। लगा दोगे तो तुमको इसका जो एक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी तीनों की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे कनेक्ट करोगे जब वैल्यू निकालोगे करंट की और V के बीच में। V इज इक्वल टू IR वाला फार्मूला V निकाल लोगे बैटरी से, I निकाल लोगे एमीटर से, दो चीज़ें पता हो गई। इस वाले सर्किट में जब तुम ये करोगे और फिर इसी को इस तरह की सर्किट बना के करोगे तो तुम देखोगे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी कम आएगी और यहाँ पे तीनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। आई होप तुम ये बात समझ गए होगे, ठीक है। तो चलो अभी हम करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल। ओके, तो अब हम प्रैक्टिकल नंबर 6 और 7 करने वाले हैं। प्रैक्टिकल नंबर 6 में प्रिपेयरिंग अ टेम्पररी माउंट ऑफ लीफ पील टू शो स्टोमेटा। ये बायोलॉजी का है और हम जानते हैं जो पत्तियां होती हैं उनके नीचे यानी डॉर्सल पार्ट पे जहाँ पे उभरी हुई रिब होती है उधर स्टोमेटा होते हैं। तो स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है। स्टोमेटा बीन शेप का स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो वो हमको देखना है माउंट करके कि वो स्टोमेटा पत्ती में कैसे दिखते हैं। अब वैसा प्रैक्टिकल करने के लिए सारा कुछ मेरे पास मौजूद नहीं, लेकिन तुम प्रैक्टिकल लैब में करोगे तो वहाँ पे इस तरह से करोगे तो तुमको आसानी ज़रूर मिल जाएगी अगर इन बातों को तुम सीख कर जाओगे, ठीक है भाई। तो एक पत्ती ले लो, ये मान लो पत्ती है, राइट, ये, और ये पत्ती का डॉर्सल पार्ट है। डॉर्सल पार्ट समझते हो? डॉर्सल पार्ट वो होता है जहाँ उभरा होता है। तो पत्ती में नीचे देखोगे ऐसे उभरी उभरी रिब होती है तो वो डॉर्सल पार्ट है, और जिधर उभरा नहीं होता यानी पत्ती जो इस तरह से होती है जो सूरज की तरफ इस तरह से जिसका फेस होता है तो वो वेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, समझ में बात। तो डॉर्सल पार्ट हमने इस तरह से ले लिया। अब पत्ती को इस तरह से फाड़ो ना कि ऊपर की जो उसकी लेयर है वो हट जाए। मतलब पत्ती को फाड़ोगे तो देखो एक पतली पतली सी झिल्ली जैसी अंदर दिखती है, उसको ले लो। अब उसको लेने के बाद क्या करना है, उस छोटी पहले पत्ती को अच्छे से धुल लो, नहीं तो दिखे ही नहीं ऐसा। मतलब पत्ती को अच्छे से धुल लेना भाई, नहीं धुलोगे तो पता लगा मिट्टी विट्टी है तो स्टोमेटा दिखेगा नहीं, तो अच्छे से धुल लो पहले। उसके बाद इसको लो और उस अंदर वाले पार्ट को लो और इसको वाटर में डाल दो, वाटर में, ठीक है, वाटर में डाल के अच्छे से धुल लेना। जो इसके अंदर पतली सी स्ट्रिप जो बोल रहा हूँ निकलेगी, इसको फाड़ोगे ना तो ऐसे पतली से एकदम झिल्ली के जैसे दिखती है, उसको पानी में डाल के उसको भी साफ कर लो। कोई चिमटे उमटे से ले लो, साफ कर लिया। साफ करने के बाद इस वाले हिस्से को ट्रांसफ़र कर दो सैफ्रनीन पे। सैफ्रनीन से इसको सैफ्रनीन में डाल दो। अब सैफ्रनीन में डालोगे तो ये इस तरह से सैफ्रनीन में डाल दिया तो थोड़ा कलर वलर अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब सैफ्रनीन में डालने के बाद इसको यहाँ से चिमटी से निकालो और एक स्लाइड लो जो कि लैब में तुमको मिल जाती है, उस स्लाइड ले लो और उस स्लाइड में ये इस तरह से स्लाइड लिया, ठीक। स्लाइड पे इसको रख दो, ये जो छोटा सा हिस्सा है इस पे रख दो। अब इसके ऊपर ना ग्लिसरीन डाल दो, ग्लिसरीन से बड़ा साफ दिखाई पड़ता है ग्लिसरीन, ठीक है। और कवर स्लिप आती है इसके ऊपर कांच की, ऐसे इसको ढक दो, जिससे क्या होता है ना स्टोमेटा बहुत साफ साफ दिखाई देता है, राइट, मतलब बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। अब इसको माइक्रोस्कोप के पास लेके जाओ, उसके हाई रेजोल्यूशन पे देखो तो तुमको वहाँ स्टोमेटा दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, ये पत्तियाँ होंगी तो तुम देखोगे उसमें एक स्टोमेटा मैं बना रहा हूँ, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कुछ ये बीन शेप का होगा या किडनी शेप का होता है, तो ये इस तरह से तुमको स्टोमेटा दिखेंगे।
यूं करके स्टोमेटा दिखेंगे। ठीक है, तो यही तो हमको देखना ही है। माइक्रोस्कोप के अंदर ये कलर वलर करके स्टोमेटा को देखना है और यही हमारा काम है। तो जब तुम स्कूल में करोगे तो पहले पत्ती लेना हो, उसको अच्छे से धुल लेना, फिर वाटर में जब इसको थोड़ा सा पत्ती फाड़ोगे, वाटर में आएंगे तो उसको यहाँ पे धुल लेना। सैफ्रनीन रहेगा ये सोल्यूशन, उसमें डिप कर देना। डिप करने के बाद उसको इस स्लाइड पे लेके जाना और ग्लिसरीन उस पर डालना, जिससे बहुत अच्छे से दिखाई देता है। और उसके बाद माइक्रोस्कोप में जाके इसको ऑब्जर्व करना, तो तुमको इस तरह से स्टोमेटा, यहाँ एक बनाया है लेकिन इतनी पतली सी भी स्ट्रिप रहेगी तो उसमें ढेर सारे तुमको स्टोमेटा देखेंगे और बहुत अच्छा लगेगा तुमको देखने के बाद। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंटली शो दैट CO2 इज गिवन आउट ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। ये तो बड़ा सिंपल है, ये तुम चाहो घर पे भी कर सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने देखा था, जिसको हम लाइम बोलते हैं या लाइम वाटर भी बोलते हैं या स्लेग लाइम भी बोलते हैं। उसका फार्मूला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है ये, राइट। ठीक है, अगर इस पे तुम कार्बन डाइऑक्साइड मिला देते हो तो फॉर्मेशन हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का और वाटर का। ये क्या है ये जानते हो? ये मार्बल का फार्मूला है। मार्बल मतलब संगमरमर या चौक। चौक कैसे होती है, राइट? तो ये कुछ मिल्की कलर का होता है। तो अब देखो कैसे करना है प्रैक्टिकल। ये तुमने टेस्ट ट्यूब लिया, इस तरह से टेस्ट ट्यूब को इस तरह से कुछ करो यहाँ पे कि ऐसे कोई स्ट्रॉ वगैरह जैसा होता है, ऐसे करके यहाँ पे और इस तरह से मोड़ लो, राइट। यहाँ पे मुंह लगा के इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे सोल्यूशन कौन सा भर दो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो जब तुम सांस बाहर निकालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें खूब ढेर सारी कार्बन ऐसे फूक फूक के इसमें मिलाते जाओ, तो रिएक्शन कौन सी होनी शुरू होगी? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी है कि ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो जब मिल्की हो गया, इसका मतलब जो हमारे मुंह से निकल रहा है, जो गैस बाहर जा रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो सिंपल सा है, टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो और अपने मुंह से फूको, उसमें क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रिएक्शन होगी, मिल्की हो जाता है। अच्छा, तुमने देखा होगा चूने से जब पुताई करते हैं उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। चूने में, स्लेट लाइम में, क्विक लाइम में, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पानी मिलाया, वो स्लेट लाइम बन गया। उसके बाद जब हम वाइट वॉशिंग करते हैं दीवार पे, तो तुम देखते होगे पहले दिन उतना वाइट वॉश नहीं लगता, लेकिन धीरे 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 वाइट वॉशिंग और ज़्यादा क्लियर और मिल्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमने पुताई करी, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में थी, वो आके रिएक्ट करने लगी और उसके बाद ये मिल्की यानी बहुत ज़्यादा शाइनिंग हो जाती है। करेक्ट ना? ये तुमने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, तो अब हम प्रैक्टिकल नंबर 9 करने जा रहे हैं और प्रैक्टिकल नंबर 8। प्रैक्टिकल नंबर 8 है स्टडी द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फार्मूला तुम जानते होगे, CH3, C डबल बॉन्ड ऊपर होता है OH, या इसको एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इसकी ऑर्डर कैसे होगी? वाटर में सॉल्युबल होगा कि नहीं, लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट होगा, और रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमको सीखना है। तो चलो फटाफट से हम समझते हैं। एसिटिक एसिड की जो ऑर्डर होती है, एसिटिक एसिड वैसे ही महकता है जैसे कि विनेगर, सिरका होता है घर पे, उसी तरह से स्मेल आती है। तो इसकी स्मेल के बारे में अगर हम बात करें, ऑर्डर के बारे में बात करें, तो ये पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट। ठीक है, ऑलराइट। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो हाईली सॉल्युबल होता है क्योंकि ये एक पोलर सॉल्वेंट है और वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट होता है, राइट। तो पोलर हमेशा डिजॉल्व होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। पोलर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ये H है, तो H+ आयन एसिडिक नेचर कुछ, और वाटर में H और OH होता है, वाटर का ऐसे होता है ना, राइट, ये, राइट।
तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इन शॉर्ट तुमको ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है कि सॉल्युबल। तो ये सॉल्युबल होता है इन वाटर, इन वाटर। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई, राइट। इफेक्ट ऑन लिटमस। अब मान लो मैं ब्लू लिटमस पेपर लेता हूं जैसा कि पहले प्रैक्टिकल में मैंने करा, तो यहां पे एसिटिक एसिड में ले लेता हूं। तो एसिटिक एसिड को ब्लू लिटमस पेपर पे अगर मैं इसकी कुछ ड्रॉप्स डालता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड कलर में, राइट। रेड के आसपास होगा। अब एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है कोई चीज़ तो रेड की तरफ जाता है, लेकिन विब जियोर तो तुमको बताया, राइट। अभी बताया था विब जियोर, राइट। ये तो ज़्यादा होगा रेड आएगा, उससे कम होगा तो ऑरेंज आएगा, उससे कम आएगा तो येलो आएगा, राइट। इस तरह का प्रैक्टिकल हमने पहले वाले प्रैक्टिकल में सीखा था। तो जो कलर आएगा और जो स्ट्रिप रहेगी उससे मैच करा लेना और बता देना, ठीक है। पहला प्रैक्टिकल देखा होगा तो तुम समझ पाए होगे। तो फिलहाल ये रेड के आसपास होने वाला है। रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ध्यान से देखना, एसिटिक एसिड है तो CH3 है और COOH ये होगा, राइट, इसका फार्मूला। अब ये एसिड की तरह रिएक्ट करेगा तो इसकी रिएक्शन तुम कराओगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, राइट। तो ये एक सॉल्ट की तरह है। अब एसिड मतलब ये सॉल्ट ही है, अब इसमें एसिडिक नेचर है, दैट इज अनदर स्टोरी। बेसिक नेचर है, दैट इज अनदर स्टोरी, लेकिन है तो सॉल्ट ना, सॉल्ट है। तो मैंने तुमको बताया कि एसिड बेस के साथ अगर रिएक्शन करेगी तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है, लेकिन अगर सॉल्ट और वाटर के अलावा दूसरी चीजें बन रही है तो इसका मतलब ये एसिड है और ये बेस नहीं है, राइट ना। तो चलो अब बनाना इजी हो जाएगा अपने लिए। तो हम यहाँ पे बनाएंगे, सबसे पहले ये H+ आयन होता है, ये प्लस आयन होता है और ये वाला पार्ट नेगेटिव वाला पार्ट होता है, राइट। तो अपन को Na ये नेगेटिव होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा तो अपने पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ONA, एक सॉल्ट बनेगा। ये बुक में अगर एसिड है और यहाँ पे इस पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पे रिएक्शन करेगी तो हमेशा एक सॉल्ट बनता है और उसके बाद देखो क्या बनता है, यहाँ पे H2CO3 बनेगा, राइट, H2CO3। तो सॉल्ट और ये एसिड बन रहा है, लेकिन ये स्टेबल एसिड नहीं है तो ये टूट जाएगा H2O और CO2 में। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिटिक एसिड पे सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन। तो तुम जब लैब में करोगे ये बातें ध्यान में रहेगी तो और बेहतर ढंग से कर पाओगे, राइट। तो समझ गए। ओडर पंजेंट, सॉल्युबल इन वाटर, यस, क्योंकि पोलर ये है और पोलर वाटर भी होता है। लिटमस पेपर पे रेड पे ब्लू पे रेड कलर आ जाएगा और एसिड जब इस एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे तो ये सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। आई होप ये बातें तुम अब समझ गए होगे। तो अगर शुरू से तुम वीडियो देख रहे हो तो और बेहतर ढंग से समझ रहे हो, क्योंकि पहले वाले प्रैक्टिकल में मैंने डिटेल में तुमको समझाया था। स्टडी ऑफ कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ सैंपल ऑफ सोप इन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर, ये सॉफ्ट वाटर ले लेते हैं, ठीक है, ये वाटर हो गया, और हार्ड वाटर ले लेते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर का फार्मूला कैसे लिखते हैं, D2O ना। तो इसको मान लो ये हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर का मतलब बच्चों तुम समझते हो, हार्ड ये हैवी वाटर है, राइट। तो चलो H2O से लिखता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। H2O हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए इसको हार्ड वाटर बोलते हैं। तो हार्ड वाटर में क्या डिफरेंस है सॉफ्ट वाटर में, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। अब आओ यहां पे सोप लो, सोप इसमें मिलाओगे, टेस्ट ट्यूब में ले लो, राइट, पानी ले लो और उसमें सोप मिलाओ।
सोप के टुकड़े कुछ मिलाओ, तो तुम देखोगे यहाँ पे जो झाग होती है ना, झाग तो जानते होगे, वो ज़्यादा बनती है सोप में। अब यही सोप सेम उतना ही अमाउंट इसमें डालो, यानी हार्ड वाटर में डालोगे तो उतना झाग नहीं बनती है इसमें। अब इसी तरह से सोप समझ गए, सोप को जब पानी में डालोगे ना तो इसमें झाग ज़्यादा बनेगा, हार्ड वाटर में डालोगे उतनी झाग नहीं बनेगी। तो जिसमें झाग नहीं बन रही है उसको बोल देना कि ये हार्ड वाटर है, करेक्ट। इसी तरह से डिटर्जेंट की बात करते हैं, तो यहां पे भी डिटर्जेंट ले लो, डिटर्जेंट, राइट। डिटर्जेंट इसमें डालोगे, डिटर्जेंट कैपेसिटिव सैंपल सोप, तो डिटर्जेंट इसमें डालोगे ना तो इसमें झाग उतनी ही बनेगी जितनी हार्ड वाटर में, ऑलमोस्ट सेम बनती है। तो इसका मतलब डिटर्जेंट सोप से बेहतर होता है कपड़ा धुलने का। हार्ड वाटर रहेगा तब भी उतना इफेक्टिव है, सॉफ्ट है उतना इफेक्टिव है, लेकिन सोप अगर हार्ड वाटर में जाएगा तो उतना झाग नहीं देगा, यानी उसकी क्लीनिंग कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये बातें समझ गए होंगे। तो चलो अब करते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल। ओके, तो प्रैक्टिकल नंबर 10 है डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर दिया जाएगा, तुमको कॉन्वेक्स लेंस दिया जाएगा, उसकी फोकल लेंथ तुमको बतानी होगी। फोकल लेंथ कहीं लिखी नहीं होगी, तुमको बतानी होगी। कैसे बताना है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कहिए तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ये सोचो कि इन्फिनिटी पे रखा है, करेक्ट। तो तुमको क्या करना है, लेट्स से ये तुमने कॉनकेव मिरर लिया, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल मैंने ऑलरेडी करा है तो तुम वहां पे चेक कर सकते हो। तो कॉनकेव मिरर है तो ऑब्वियसली इस तरह से होता है कॉनकेव मिरर। ये अपनी हुई प्रिंसिपल एक्सिस, अगर अनंत से इन्फिनिटी से या इमेज डिस्टेंट काफी दूर पे है वहां से लाइट रे आएगी, तो मैंने तुमको क्या बताया है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे चलती है, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। इसी तरह से लाइट रे और आएगी, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के चलेगी, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, काफ़ी दूर पे कोई चीज़ रखी है, कॉनकेव मिरर उसके सामने ऐसे कर दो। उसके बाद एक स्क्रीन लो, जैसा कि मैंने प्रैक्टिकल में दिखाया, इस स्क्रीन को लो, इस स्क्रीन को एडजस्ट करो, आगे पीछे ऐसे लेके आओ, जहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट की बहुत ही शार्प इमेज बने। क्या बने? शार्प इमेज बने। ये इधर लाओगे धुंधला रहेगा, इधर लाओगे धुंधला रहेगा। जहाँ पे शार्प इमेज बने, ज़्यादा क्लियर दिखे कंपैरेटिवली दूसरी जगहों से, तो जिस पॉइंट पे दिखे वहाँ से मेजर कर लो ये डिस्टेंस, वही हो जाएगा फोकल लेंथ। सिंपल। तो लॉजिक क्या है कि जब पैरेलल लाइट रे जब काफ़ी दूर के ऑब्जेक्ट पे आती है तो टकराने के बाद वो फोकस से होकर गुजरती है। तो बस इतनी सी बात तुमको ध्यान में रखनी है। तो जहाँ पे शार्प इमेज बने वो डिस्टेंस को यहाँ से मेजर कर लो। इस तरह से कई प्रैक्टिकल करो और फिर एवरेज निकाल लो। जैसे मैंने बताया कि कई ऑब्जर्वेशंस करोगे फिर एवरेज निकालने में ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती है। तो इस तरह से यहाँ पे लाइट रे आई, स्क्रीन यहाँ पे रखा, जैसे मैं प्रैक्टिकल करके दिखा भी चुका हूँ, तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे फोकस पे ऐसे ऐसे करोगे तो उतना साफ नहीं आएगा, जैसे इस पे रखोगे काफ़ी शार्प इमेज तुमको स्क्रीन पे दिखने लगती है। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम लेंस की बात करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। ये मिटा दो। तो कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, क्या इश्यूज है। कॉन्वेक्स लेंस तुम जानते होगे, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, लाइट रे आर पार होकर गुजरती है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर ही बीच में होता है, ये हमने गुजारा। एक कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, सेम फंडा। इसमें दो फोकस होते हैं, जैसा कि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ये F1 होगा। अब ये F1 F2, तो F1 तुम हमको जो है फोकस निकालना है, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे तुम समझ सको इसलिए यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो F1 होगा, ये C1 होगा, यहाँ पे F2 होगा और C2 होगा। तो ये तो मान लो दिया ही नहीं गया है और हमको इस तरह से पता करना है। तो सिंपल, पैरेलल लाइट रे अगर आएगी तो टकराने के बाद कहाँ से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। ये तो नियम हम जानते हैं। तो ये पैरेलल लाइट रे आएगी, टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, करेक्ट। तो फोकस से होकर गुजरेगी, यानी जो वस्तु काफी दूर रखी है उसकी जो शार्प इमेज तुम देखोगे, यहाँ पे स्क्रीन रखोगे तो शार्प इमेज तुमको जिस पॉइंट पे दिखेगी उसी लेंथ को मेजर कर लो, वही हो जाएगी फोकल लेंथ, राइट। सिंपल है।
तो पैरेलल लाइट रे आती है, टकराने के बाद मिरर में फोकस से होकर गुजरती है, और लेंस में टकराने के बाद लाइट रे कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो जहाँ पे शार्प, वैसे इमेज तो कई जगह पर दिखती है, लेकिन जहाँ पे शार्प इमेज दिखेगी वही फोकल लेंथ होती है। तो शार्प इमेज हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन कर लो और उसका एवरेज निकाल लेना, तो तुमको फोकल लेंथ पता चल जाएगी। ठीक है, तो चलो इस प्रैक्टिकल के बाद हम करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल। ओके, तो प्रैक्टिकल नंबर 11, 12, 13 और 14 हम देखने वाले हैं। इसके बाद जितने भी सिलेबस में प्रैक्टिकल्स हमारे हैं वो सब फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो ग्लास स्लैब तुमने देखा होगा, मैं तुमको दिखा भी देता हूं ग्लास स्लैब किस तरह से होता है। ये है ग्लास स्लैब, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब, इससे होता है रिफ्रैक्शन। ठीक, तो ग्लास स्लैब का प्रैक्टिकल तुमको कराया गया होगा तुम्हारे स्कूल पे, नहीं कराया गया होगा तो मैं अभी तुमको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि कैसे किस तरह से करना है, और उसके बाद जाके लैब में करना तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो तुमको एक ग्लास स्लैब की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रैक्टिकल को करने के लिए, और कुछ पिन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, ताकि लाइट कैसे ग्लास स्लैब में बेंड होती है तो इस तरह से कुछ पिन की ज़रूरत पड़ेगी। देखो जैसे ये पिन, राइट, इस तरह से कई कलर की पिन तुम ले सकते हो, 4-5, डन। ठीक, तो अब कैसे करना है, सबसे पहले ये ग्लास स्लैब लेना है और ग्लास स्लैब के चारों तरफ ऐसे एक बाउंड्री बना देना है। ठीक है, तो ये ग्लास स्लैब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसके चारों तरफ ये बाउंड्री, ले से ये ग्लास स्लैब है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो यू, और एक इस तरह से लाइट रे पहले से ही ड्रॉ कर दो, डन। अब यहाँ ग्लास स्लैब रख दो और एक पिन यहाँ पे लगा दो और दूसरी पिन यहाँ पे लगा दो, थोड़ी सी डिस्टेंस पे लगाना, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यू तुमने लगा दिया। ठीक, अब इस पिन को तुमको कहाँ से देखना है, जैसे पिन तुमने यहाँ पे लगाई तो देखना कहाँ से है, ये जो ये वाला पोर्शन है यहाँ से, इसके अंदर से तुमको देखना है, राइट। और जहाँ पे ये दोनों पिन अंदर से देखोगे तो पिन जहाँ पे तुमको एकदम स्ट्रेट दिखे, दोनों पिन ऐसे हो कि एकदम ओवरलैप करती हुई दिखे, तो उसी के सीध में यहाँ पे तुम एक पिन लगा देना और फिर इसको देख के कि ये तीनों ओवरलैप कर रही, एक पिन यहाँ पे लगा देना। तो इस तरह से तुमने पिन लगा दी, तो यहां से तुम देखोगे तो यही पिन दिखेगी, बाकी सब एकदम एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में दिखेगी। तो यहां से लाइन ऑब्वियसली तुम ड्रॉ कर दोगे, उसके बाद ग्लास स्लैब हटा दो, ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहां पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये वाला पॉइंट है, यहां से मिला दिया। ये क्या है, नॉर्मल 1 ड्रॉ किया, ये नॉर्मल 2 ड्रॉ किया। ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे ऐसे लिख रहा हूं। ये होती है इमर्जेंट रे, जो ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। तो तुम देख रहे होगे लाइट रे एक्चुअल में जाना चाहती थी यहां से, राइट, लेकिन लाइट रे बेंड हो गई, राइट। तो लाइट रे जाना चाहती थी यहां से और बेंड होकर यहां से जाए, तो लाइट की बेंडिंग ग्लास स्लैब में होती है। हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मेजर कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस उसको लिख लो, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको आई बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे। तुम देखोगे कि यहाँ पे एयर थी, एयर एक रेयरर मीडियम है और ग्लास स्लैब एक डेंसर मीडियम है, तो लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में आती है, तो ये नॉर्मल जो होता है उसकी तरफ झुक जाती है। तो ऑब्वियसली जो एंगल ए होगा ये हमेशा बड़ा होगा जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ये केस होगा जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो आई जो है हमेशा बड़ा होगा आर से। ठीक है, ये बात समझ गए। अब इसी तरह से और प्रैक्टिकल करना है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन तुमने शेयर की, अब फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दो, उसके बाद देखो आर क्या है और जो प्रोटेक्टर है उससे तुम मेजर कर लो, एंगल दोनों मेजर कर ही सकते हो। तो एक लिस्ट बना लो आई और आर की, इस तरह से यहाँ पे
आई यहाँ पे लिखो आर, तो कई ऑब्जर्वेशन अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर करके जो ऑब्जर्वेशन आती है उसको यहाँ पे मेजर कर लो। ग्लास स्लैब हटाओगे तो ये तो लाइन ड्रॉ ही कर सकते हो, तो ये कर पाओगे। डन। उसके बाद अब तुम जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस इसको बोलते हैं, लाइट रे टकराई यहां गुजरी तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको ई से दिखाते हैं। अब तुम इसको भी मेजर करो, हर यहां पे एक कॉलम और बना कर रखो और ई वाला मेजर भी करते जाओ, तो तुम एक अमेजिंग चीज देखोगे कि आई आर के हमेशा बराबर होगा। आई हमेशा इमर्जेंस के, आर के नहीं इमर्जेंस के, यानी ये वाला एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ पे आई होगा, आर तो छोटा ही होगा, लेकिन आई हमेशा ई के बराबर होगा। ये है ऑब्जर्वेशन, आई हमेशा ई के बराबर होगा और आई आर से हमेशा बड़ा होगा जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है। डिटेल में तुम वीडियो देख सकते हो, चैनल पे वीडियोस अपलोडेड है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो वहां पे तुम देख सकते हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखो थिकनेस जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, थिकनेस ये नहीं होती, कंफ्यूजन यहां पे भी बच्चों को, ये थिकनेस नहीं है। थिकनेस इसको बोलते हैं कि लाइट रे इसके अंदर कितनी दूर डिस्टेंस पे चली, तो थिकनेस ये है, जो चौड़ाई तुम दे ये है थिकनेस, ना कि ये थिकनेस है। तो तुम कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते होगे तो तुम देखते होगे यहाँ पे टी यहाँ पे लिखा होता है इस लेंथ के लिए, ना कि इस लेंथ के लिए। यहाँ से सिर्फ हम देखते हैं, राइट, बाकी थिकनेस का मतलब ये वाली चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन हुई और हमने ये ऑब्जर्वेशन शेयर कर दी। डन। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल नंबर 12, स्टडीइंग अ बाइनरी फिजन इन अमीबा बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स। तो चलो अब देखो यहाँ पे परमानेंट स्लाइड है, ये बायो का प्रैक्टिकल है, चूंकि सीक्वेंस में था तो मैंने इसको लिख दिया हुआ है। तो बाइनरी फिजन का मतलब तुम समझते हो कि एक कोई न्यूक्लियस है वो दो हिस्सों में टूट गया, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो अमीबा का स्ट्रक्चर तुम जानते ही होगे, कुछ इस तरह से इरेगुलर शेप होता है, यहाँ पे है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का डिवीजन पहले क्या होगा, अमीबा थोड़ा इलोंगेट करेगा, ये यूं तरह से इसका न्यूक्लियस इलोंगेट किया, आटा दिखा होगा ना, आटा गूंदा हुआ आटा, उसको ऐसे खींचो दोनों साइड पकड़ के, बीच में पतला होता जाता, उसी तरह की सिचुएशन होती। उसके बाद ये क्या होगा, दो छोटे छोटे अमीबी में बदल जाएगा यहाँ का न्यूक्लियस। तो इस तरह से एक अमीबा बदल गया दो में, इसलिए इसको बोलते हैं बाई माने दो, बाइनरी फिजन इन अमीबा। ठीक है, जो स्लाइड होगी उसमें ऑलरेडी सब कुछ दिया होगा, खाली तुमको स्लाइड को देखना है और तुमको समझना है बाइनरी है कि नहीं। तो देखोगे ध्यान से तो तुम ऑब्जर्व कर पाओगे कि ये अमीबा है और इसमें बाइनरी फिजन हो रहा है। बाइनरी फिजन इस तरह से होता है, तो इस तरह से स्लाइड में तुमको दिखेगा। कहीं पे ऐसा होगा कि ये पूरा पूरा होगा और उसी स्लाइड में कई अमीबी होंगे, राइट ना, उसी स्लाइड में तो बहुत से होंगे। तो कुछ ऐसा होगा कि स्फेरिकल शेप में दिखेगा, कुछ ऐसा होगा इस फॉर्म में तुमको दिखेगा, कुछ अमीबा ऐसा होगा कि ऑलरेडी डिवाइड हो गया होगा। तो इससे तुमको आइडिया लग जाएगा कि ये बाइनरी फिजन हो रहा है, राइट। अब उसके बाद हम दूसरा बडिंग है, बडिंग इन ईस्ट। जैसे ईस्ट है तो तुम देखोगे इसमें ऐसी बड सी निकलेगी, ऐसे यू इस तरह ढेर सारी बड़ी इस तरह का होगा, किसी में कम यहाँ पे रहेगा, किसी में ज्यादा रहेगा, और उसके बाद ये ढेर सारे इस तरह से ईस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये है बडिंग। ठीक है, पहले एक सिंपल सी आउटग्रोथ निकलेगी, फिर डिवीजन होना शुरू होगा, तो इसको बोलते हैं बडिंग। अब हाइड्रा की स्लाइड जब तुम देखोगे ना, तो हाइड्रा का कुछ अब एकदम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो मैं नहीं बना रहा हूँ, इसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं हाइड्रा में, मान लो ये, ठीक है, ऐसा ही बना देता हूँ। ठीक, एनीवेज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे पहले एक छोटी सी आउटग्रोथ निकलेगी, फिर ये आउटग्रोथ जो होगी ना, ये बड़ी सी आउटग्रोथ में ऐसे बदल जाएगी, उसके बाद ये डिटैच हो जाएगा और एक नए हाइड्रा को जन्म दे देगा। तो यहाँ पे नया हाइड्रा बन गया। तो जब तुम स्लाइड देखोगे ना, तो तुमको किसी जगह ऐसा दिखेगा कि ये छोटा सा आउटग्रोथ निकली है, दूसरा वाला उसी में देखोगे तो किसी में थोड़ा बड़ी हो गई, तीसरे में देखोगे और बड़ी हो गई, और
और उसी स्लाइड में देखोगे तो कुछ जगह ऐसे दिखेगा तुमको कि ये छोटा एक हाइड्रा वहां पे दिख रहा है, तो देखने से तुमको ये पता चल जाएगा। परमानेंट स्लाइड है तो तुमको स्लाइड नहीं बनानी, ऑलरेडी बनी बनाई से तुमको दी गई होती है, सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करती है कि जो चीज़ तुमको दी गई है वो बाइनरी फिजन हो रहा है उसमें कि बडिंग हो रही है। ठीक है, तो आई होप ये बातें तुम समझ गए होगे। ठीक है भाई, तो बड़ा सिंपल सा चीज़ था, बाइनरी फिजन होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल भी, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है लेकिन न्यूक्लियस होता है साथ में, बडिंग ईस्ट में होता है, हाइड्रा में बडिंग होता है, राइट। और स्लाइड्स तुमको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगी, सिर्फ तुमको ऑब्जर्वेशन शेयर करनी होगी। अब आता है ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो हमको एक प्रिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, ये फिजिक्स का है हमारा टॉपिक। तो प्रिज्म मैं तुमको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक प्रिज्म मौजूद है। तो ये प्रिज्म है, देखो इस तरह से, इसमें 5 सरफेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5, राइट। तो इसको प्रिज्म को जब तुमको देखना है, ऑब्जर्वेशन शेयर करना है, तो ये प्रिज्म का इस तरह से हिस्सा हम जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, यूं बनाते हैं, राइट। लेकिन प्रिज्म को हमको रखना कैसे है, इस तरह से रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पिन लगा दो, जैसे इसमें लगाया था, यहाँ पे इस तरह से रख दिया मैंने, देखो सिचुएशन इस तरह से रख दिया। ठीक, तो यहाँ पे पिन कुछ लगा दो। यहाँ पे जब तुम पिन लगाओगे तो पिन को लगा के, यहाँ पे तुमने पिन लगाया तो पिन इस तरह से, मान लो यहाँ पे पिन लगा दी तुमने, एक पिन यहाँ लगाई, एक पिन यहाँ। अब इस वाले सरफेस यहाँ से यहाँ पिन लगाई है, जब तुम इसको देखोगे ना तुमको पिन यहाँ पे दिखेगी कुछ स्टेट में, तो जहाँ पे तुमको दिख रही ना वहीं पे 2 पिन और लगा दे। अब जितनी पिन्स है ना उनको यहाँ से देखोगे तो ये पिन एक्चुअल में इधर है, लेकिन तुमको इसके अंदर से देखोगे ना तो ये पिन ऐसे लगेगी कि ये पिन यहाँ ना होके कहीं यहाँ पे इसके स्ट्रेट लाइन में है। तो जहाँ पे ऐसा दिखे वहाँ पे ये पिन लगा दो। ये वाली लाइंस तो तुमने ऑलरेडी बनाई है तो इसका मतलब बेंडिंग हो गई ना। देखो ये नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करोगे, इसका भी ऑब्वियसली नॉर्मल ड्रॉ करोगे, राइट। नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है, सब सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ। तो इसका मतलब यहाँ से तुमको इस तरह से प्रिज्म रखना है और वो पिन लगाना, पिन लगा के अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करना, यही बोला गया, ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो जहाँ पे तुमको दिखे वहीं पे लाइट ये जो है लाइन खींच दो और उसके बाद ये हटा दो। तो ये बस ट्रेस करना है कि किधर कहाँ से लाइट रे बेंड हो रही है। तो कैसे देखोगे, एक बार दोबारा बताता हूँ। ये प्रिज्म ऐसे रख दिया तुमने, रखने के बाद यहाँ पे पिन लगा दो, जहाँ पे पिन लगाओगे वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो। इस साइड से अब देखो, इस साइड से देखो, ऐसे देखोगे तो तुमको जहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन में दोनों पिन दिख रहे वहाँ पे एक दूसरी पिन लगा दो, इसको हटा दो। हटाने के बाद ये लाइन कर दो। तो इसका मतलब लाइट रे जा यहाँ रही थी, प्रिज्म डेंसर मीडियम होने की वजह से लाइट रे बेंड हो गई, राइट। तो ये जो पाथ है उसको तुमने दिखा दिया और यही तुमको इतना ही प्रैक्टिकल में करना है, ठीक है। तो लाइट बेंड क्यों हुई, रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, क्योंकि डेंसर मीडियम प्रिज्म होता है। तो यहाँ पे एयर थी, एयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट रे बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट रे जाएगी तो नॉर्मल से दूर हटती है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम नहीं होगा, जबकि ग्लास स्लैब में सेम होता है, ठीक है। आई होप तुम ये बातें समझ गए होगे। तो चलो अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल करते हैं, जो कि है हमारा ट्रेसिंग ऑफ पाथ हो गया, एम्ब्रियो के बारे में, डाइकॉट सीट के बारे में। देखो डाइकॉट का नाम इसका डाइकॉट इसलिए रखा गया कि इसको डाई, इसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। देखो जैसे चना है, चने को भिगो दो रात में, सुबह उठो उसको तोड़ो तो 2 पार्ट में आसानी से टूट जाएगा, तो इसका मतलब वो डाइकॉट सीड है। जैसे मटर है, मटर अभी मौसम है तो उसमें मटर को देखो, मटर को लेके आओ, एक मटर को तोड़ोगे 2 हिस्से में टूट जाएगा। लेकिन चावल है, राइस है, राइस को तोड़ोगे 2 हिस्सों में नहीं टूटेगा, वो मोनोकॉट है, राइट। तो डाइकॉट को 2 हिस्सों में तोड़ते हो तो आसानी से उसके 2 हिस्से हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं सिंपल डाइकॉट, राइट। डाइकॉट समझ गए, सिंपल अंडरस्टैंडिंग। अब डाइकॉट सीड तो लो, उसको भिगो दो, भिगोने के बाद तुम देखोगे उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। तो कवरिंग होती है डाइकॉट सीड में, एक कवरिंग ऊपर, जिसको हम बोलते हैं सीड कोट, ठीक। तो जब तुमने इसको वाटर में भिगोया था
तो जो पानी जा रहा था कहाँ से जा रहा है, एक छोटा सा छेद होता है सीड में, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तुमको दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करोगे तो बहुत बेहतर ढंग से दिखाई देता है। तो उस सीड के थ्रू पानी अंदर चला जाता है, पानी अंदर गया तो इसका मतलब स्वेलिंग होगी, फूल जाएगा, राइट। तो वो जो छोटा सा छेद होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। एनीवेज, सबसे पहले कवरिंग मिलेगी हमको, सीड कोट हमको वहां पे दिखेगा। फिर उसके बाद सीड कोट में साइड में देखोगे तो हमको कॉटिलिडन्स दिखेंगे, कॉटिलिडन्स समझ रहे हो, जो दो हिस्सों में, जैसे मैंने लिया चने को तोड़ा तो दो हिस्से दिख गए, कॉटिलिडन। अगर चने को ऐसे भिगो के किसी कपड़े में ऐसे ढक के 1-2 दिन रख दो ना, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, राइट, तुमने कभी देखा होगा। तो उसमें स्ट्रक्चर जो नीचे की तरफ भागता है। अब यह चौथी ऑब्जर्वेशन तुमको, ये सीड है, मान लो इस तरह से है, तो उसमें देखोगे एक हिस्सा ऐसे नीचे की तरफ भागता है और एक हिस्सा ऊपर की तरफ भागता है सीड में। तो जो नीचे की तरफ जाता है उसको बोलते हैं रेडिकल, और रेडिकल से होता है रूट का फॉर्मेशन, ठीक है। और ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं प्लूम्यूल, और इससे फॉर्मेशन होता है शूट का, यानी तने का और ऊपर के हिस्से का पार्ट, और ये वाला पार्ट होता है कॉटिलिडन का, कॉटिलिडन्स का। ये कॉटिलिडन्स जानते हो तुम, एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है, जो सीड है ना, कॉटिलिडन क्या नरिशमेंट देता है। अगर नहीं नरिशमेंट रहे, सीड बहुत दिन तक रखा रहे तो सीड खराब हो जाएगा, करेक्ट। तो तुम समझ गए, 3 पार्ट होता है, कवरिंग होता है, कॉटिलिडन होता है, और ये एम्ब्रियो का मेन पार्ट होता है, जिसमें ऊपर जो जाएगा प्लूम्यूल, नीचे जो जाएगा रेडिकल। तो तुम इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हो। यहाँ पे पी मटर है ले सकते हो, चना ले सकते हो, रेड किडनी बीन यानी राजमा, तुम जानते हो, राजमा को ले लो। तो उसमें भी देखोगे जब भिगो दोगे तो ऊपर सीड कोट आएगा, कॉटिलिडन आएगा, और 2 हिस्से तुमको दिखेंगे। एक ऊपर की तरफ भागेगा जिसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं, नीचे की तरफ जो भागता है उसको रेडिकल यानी रूट बोलते हैं। तो ये टर्म तुमको समझनी ज़रूरी है। इन शॉर्ट, जब एग्जामिनर क्वेश्चन तुमसे पूछता है तो वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि तुमको थियरी एटलीस्ट पता हो। प्रैक्टिकल कई जगह ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल कराया भी नहीं जाता, बहुत से बच्चे प्रैक्टिकल समझते नहीं क्या होता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट तो एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। मैंने कोशिश की कि चीज़ों को बेहतर ढंग से समझाऊं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करने से चीज़ें और अच्छे से समझ में आती है। मैंने थोड़ी सी हेल्प तुम्हारी की, तुम अपने टीचर से जहाँ पे जिस स्कूल में हो वहाँ पे पूछना, वो ज़रूर तुम्हारी हेल्प करेगा, तो और बेहतर ढंग से तुम समझ पाओगे। फिलहाल इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।